1890 में मनाई गई क्योंकि 1790 में उनका जन्म हुआ था। अब ये 1790 और 1791 में भी थोड़ा मतभेद का छंद है। वो है विष्णु का देवाल उखाड़ा, ऊपर बंगला तहाँ धरा, महाराज का महल ढवाया, बेड़ी खाना तहाँ धरा, बल्ले महल उड़ाई नंदा, बंगलों से भी तहाँ भरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और वहीं उनका बचपन बीता। अपने दादाजी के साथ वो रहे। पिताजी उनके नेपाल देश के यहाँ देवनिधि पंत नेपाल में राज वैद्य थे। फिर वो उकराड़ा भी आए होंगे क्योंकि चंदों का भी शासनकाल अस्त नहीं था। फिर वो काशी भी गए। फूकन बढ़ गया था बिली महल गुमांजू ने वहाँ जड़ी बूटी जो प्रदर्शनी लगाने साग भाजी कई एक मित्र लोग ये सोचा रहे होना बाटपुन लगा कहती है उचेड़ जला रहे थे जंगल न गए नहीं। तो मित्रों कल शाम को कल दिन भर मैं तो था गुमानी जी के कार्यक्रम में और ये इन्होंने तोड़े मटर। अब ये मटर जाएंगे मार्केट की ओर। देखिए ये फूकन बैठ गया। वो तो फूट गया। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, जिसे हम कहते हैं दिनचर्या। तो दिनचर्या का हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मैं पालक तोड़ के अपने खेत से, ये पालक है तो फ्रेश नेचुरल, ये हमने तैयारी कर रखी है। अब ये जाएगा बाज़ार की ओर और प्रतिदिन हम गांव पहाड़ से विभिन्न प्रकार की सब्जियां मार्केट को देते हैं और यहाँ से हमारे दिनचर्या की शुरुआत होती है। मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी और मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोलीहाट तहसील के जजुट गांव में हम लोग रहते हैं और रोज़ आपको इसी तरह के ब्लॉग रोज़ आपको बना के दिखाते हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य जो हमारा हिस्सा है वो है दिनचर्या। आज की तीज की बारस की त्यार से और ये कण बतूँ हमारे गाँव पहाड़ बटे कमला और मैया मंदिर में इल्ले सामने में हमारे गंगोलीहाट को मैया मंदिर से मैया दरबार से और रात 8:30 बजे वहाँ भोगो कार्यक्रम हो और वहाँ जो घंटी छन मैया दरबार है वो सुनाई देने बैठ जान। तो मित्रों आज सामने धुंध दिखाई दे रही है और इधर मैया के दरबार के जो देवदार यहाँ से दिखाई देते हैं हमारे घर से और सुनाई देता है घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है नित्य प्रति रोज। और मैया के दरबार में ये एक सुंदरतम दृश्य होता है सुबह का। बेली हरिद्वार वाला ले भोग का कार्यक्रम जो रहता भोग कार्यक्रम छु सब छावल उनार ओ हमारे पांडे जी ललित सब छावल। अच्छा वहाँ मंदिर छावल मंदिर। अच्छा बढ़िया कार्यक्रम छु वहाँ कभी। और थोड़ा सा पालक को मैं धो देता हूँ और उसके बाद ये जाएगा मार्केट की ओर। तो मित्रों हम विगत 30-40 सालों से गांव पहाड़ में रह के ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग है और इस पर काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की साग सब्जी जड़ी बूटियाँ जो पहाड़ में लुप्त प्राय है उस पर काम कर रहे हैं और यही सब अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और इधर हमारी जो गांव पहाड़ में गांव में जो भी नई गतिविधियाँ होती हैं उसको भी अपने ब्लॉग में रखते हैं, स्थान देते हैं। तो आगे आप देखोगे उपराड़ा गांव में कल गुमानी जयंती समारोह मनाया गया और उसमें बहुत सारे विद्वान प्रवक्ता वहाँ पे पधारे थे और हमने भी उस कार्यक्रम को देर 3-4
घंटे के कार्यक्रम को देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया, उसकी वीडियो क्लिप भी हमने बनाई है और आगे आप उस कार्यक्रम को आज ज़रूर देखोगे। जितना भी भरसक कोशिश की जाएगी कि उसके अंशों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि गुमानी जी ने अपने काव्य रचना में किन किन विषयों पर बात की थी। तो ये है ताज़ा फ्रेश हमारे मटर। मटर तो टोड़न उंडेल मटर अच्छा मटर बने बेले में एकल पड़ गई थी तो वहाँ मिल जाइए। मैं गुमानी जी ना कार्यक्रम में रह गई हूँ और ये एकल टोड़िन मटर ही इनको पैकेट बना दीजिए। पालक का सीजन तो लगभग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ताज़ा पालक अभी भी उपलब्ध है और ये गण हमें ब्यूण बेर यानी कि जो घना था उसको ठीक कर दिया और शेष बीज के लिए होगा। तो ये और ये जाएगा मार्केट की ओर। ये यो और सामान जिले होल बादले से नहीं पतोड़ा दिए। तो मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम साल भर अपना गांव पहाड़ से नित्य प्रति रहता है और जिसमें हम अपने खेत में विभिन्न प्रकार के नेचुरल उत्पाद पैदा करते हैं और यहाँ की स्थानीय मार्केट में इसको देते हैं। समय समय बले आदि से नहीं ये बिचान मन के शराबा दिच्छा फिर मैं रोड में पूछूं छा आज घर बटी सामान जाना और गांव पहाड़ में मैं सन्ने। तो मित्रों, आज एक ज़माने में हम लोग पैदल यहाँ से गंगोली हाट 7 किलोमीटर ले जा करके सब्जी भेजते थे और आज जब गांव में ये सुविधाएं हैं तो इधर 2002 हमारा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बहुत सारी सुविधाएं गांव पहाड़ के गांव में मिली। और ये देखिए, ये सब्जी गई हमारे गांव से। जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी थे तब मैं नहीं। अब गांव पहाड़न में सब सुविधा है, गांव में मैस ना आती। जब सुविधा नहीं तब बहुत मैस ने बखाई भरी रोज एक मकान में 4-5 मवाश रोज नौकरी वाला अगर हम होना जब अपन कर्म में हमारा नौकरी हूँ पढ़ी लिखी होना जाग पढ़ जाइए होना तो अपन जॉब में जाना अपन धंधे में जो ले जी काम करे। अब मुझे झाड़ गालनी तुम जाना दिल्ली बैठे हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र तो ये बात कौन ला रे कि हमने बहुत मेहनत करना पड़े और काम मेट्रो में जाना पड़े दिन रात नौकरी में ले उसका मेहनत हूँ। मित्रों, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, नौकरी में भी इससे ज़्यादा मेहनत है। आपने सही कहा, नौकरी में तो इससे भी ज़्यादा टेंशन है। मेहनत भले शारीरिक कम भी हो सकती है और मैंने इस बात को झेला है कि नौकरी बहुत कठिन है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जो कठिन नहीं हैं, जिनको लोग खेल खेल में जी लेते हैं। और जो लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत कठिन भी है नौकरियां। और हमारा तो हमने भले इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो भी अपनी परिस्थितियां हैं गांव पहाड़ की उसमें जीते हैं और यही सब दिनचर्या के माध्यम से आपको बताते हैं। अभी बौशी अभी हौशी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रात 8:30 बजे अपन लोग ने सुनो मैया मंदिर में भोगे घंटी ने आवाज। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 11 मार्च 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर बसंत ऋतु फाल्गुन 27 गते चैत कृष्ण पक्षी और आज अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी छे। बेल्लेली मेल आप लोगन का बता आज शीतला अष्टमी छे और भूली नवमी तिथि है जाए और इतवार 12 दिन एक पैर चैत ले लग जा और उदिन एकादशी तिथि ले छे। रोज आज 2-3 महीने बेटी एकादश और संक्रांत दगाड़े पड़ने एक दिन पूछाने छी ने बेल्ले कौन अच्छी की
तुम्हार गोर कमजोर इसके छे अपन लोग 2-3 महीने ये आए करा दिशा गोरखणी हाँ ये हम डॉक्टर से अपन से पूछनु उन्होंने की जतुगले हम अपन प्रशिक्षण में कति ट्रेनिंग में जा रहे हैं जो गाय स्वस्थ होए वो महर दिन में हीट में आ जाए और महर दिन में वो गाभिन है जन चाहिए जो स्वस्थ गाय हो उन्हें हाँ। और ये थोड़ा बीमारी व्हील भी नहीं ये साल ये थोड़ा वो है बीमारी व्हील कमजोर है ये थोड़ा छियाले आएगी तो। और अब हमारी गैया तो बहुत उम्र दराज भी हो गई ना, तो फिलहाल एक मालिश वालिश कर भी ठीक आ जाए, आप ठीक आ गए आप धीरे धीरे ठीक आ जाए। अब 4 बजे 3 बजे डाल मारण गई हमारे गोर स्वस्थ है तो मित्रों हमारे घर बटी समूह में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो और आपो लोगन कनी हमारे कुमाऊनी भाषा में गौ पहाड़ बटी तिथि त्यार बार बतौन कौश लागा अगर भल लागल तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ अपन लोग ने अगिल का ब्लॉग दिखाना था आजुक दिन में बिल्ले 10 मार्च से अपन लोगन का रोज बतौनिया हमारे उपराण गाँव में गुमनजुनक जन्मोत्सव छो और तो देखो आप लोग ले कतुक जन आर सी कतु भीड़ भड़ाका आर सी कस भी और गुमनजुनक गाँव में। तो मित्रों आप लोग देखो बिल्ले 10 मार्च गुमनजुनक जन्म बार और हम लागनो अपन कार्यक्रम में आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। सुबह के 8 बज रहे और मैंने कुछ सामग्री इकट्ठी कर रखी है। ये है जमीर और दरअसल आपको पता है आज 10 मार्च को हमारे उपराड़ा में गुमानी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो आज 10 तारीख है तो उसमें बहुत सारे बाहर से मित्र लोग वहाँ पे आने वाले हैं गांव उपराड़ा में। तो हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर साहब, तो उनका आग्रह था मेरे लिए गांव पहाड़ से कुछ जमीर का चूक और शहद जो भी पहाड़ की चीज़ें हैं वो आप ले आना। तो हमारे मित्र भी वहाँ आएंगे तो मैंने उसके साथ ही ये सोचा कि जो हमारे बगीचे में बहुत किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं पेड़ पौधे हैं और जिन पर मैं विगत कई सालों से काम कर रहा हूँ और यदा कदा मैं जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे अपनी एग्जीबिशन लगाता हूँ और प्रदर्शनी लगाता हूँ और अपने ज़िला मुख्यालय अपने ब्लॉक तहसील ज़िला मुख्यालय और यहाँ तक कि प्रदेश और दिल्ली तक भी मैंने दिल्ली हाट तक ये प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। और अब मैं आजकल गांव स्तर पर ही अपनी खेतीबाड़ी जो कर रहा हूँ उस पर आपको ब्लॉग के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की है और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हमारे वहाँ होती हैं उनको भी लेके आया हूँ। तो इसकी एक प्रदर्शनी हम वहाँ लगाएंगे उपराड़ा में। चाकू से चीरा बना दिया तो पपीता दूसरे तीसरे दिन पक जाता है। तो मित्रों ये प्रदर्शनी का सामान हम भेज देते हैं उपराड़ा गांव की ओर, क्योंकि अभी गाड़ी जा रही है हमारी, कभी जा रहा है मंदिर की ओर, तो मैं इसे भेज देता हूं अभी। तो मैं पहुंच गया मित्रों उपराड़ा में और उपराड़ा में आज गुमान जी का क्या कहते हैं कवि सम्मेलन जन्म जयंती समारोह है और समारोह में बहुत सारे लोग आए हैं और मैं भी कुछ लेके आया हूँ। तो मित्रों मैं अपने गांव जजूट से आ गया हूँ उपराड़ा गांव गुमानी ग्राम में। 10 मार्च 2026 उपराड़ा गुमानी होली उत्थान समित गंगोली हाट ये सब। तो मैंने विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हमारे बगीचे में हैं उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है और लगा दी है। देखिए गुमानी जी के जन्म जयंती समारोह में और इधर आगंतुकों से मैं अपना जो हमारी आगंतुक पंजिका है रजिस्टर है और उसमें कुछ टिप्पणियाँ भी लोगों से चाहता हूँ। श्रीमान बिष्ट जी, हाँ बिष्ट जी नमस्कार। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं ये और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा सरकार द्वारा दिया गया है आप उसको चरितार्थ कर रहे हैं जी।
और जो चीज़ें आपने ये लगाई हुई हैं बिल्कुल ये एक तरह से ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज से की पीढ़ी को जानना बड़ा आवश्यक है। जी, आपने देखा होगा सर। अब मैं देख रहा हूँ कि ये आड़ू का भी यहाँ पे आपने लगाया हुआ है, सुंदर सा फूल इसमें दिखाई दे रहा जी। है। और अपने आप में ये इस समय की बसंत ऋतु की खूबसूरती ये दिखाता है। प्योरली आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राकृतिक रूप से लगी हुई भी है और जो चीज़ें लगाई और हुई भी ये है। सर ये है बासिंग, और ये बासिंग इसे अड़ूसा कहते हैं। अड़ूसा, जी, और इसका बांसा वले बनता है, बांसा आंवले। और ये निर्गुंडी भी दिख रही है। निर्गुंडी भी दिखाई दे रही है, आप ये जानते हैं। निर्गुंडी तो ये कान में अगर दर्द वगैरह हो जाए तो इसका रस निचोड़ जी, के जी, 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 डाला जाता डाला है। जाता है। और माइग्रेन में भी नाक के रास्ते अगर इसको डाला जाए तो ये बड़ी काम की है निर्गुंडी। और ये है पाती दिख रही है मुझे यहाँ पे ये आगे। पाती है। और ये है वो पारिजात। पारिजात का, जी, पारिजात को भी हमने यहाँ पे लगाया है। और ये आपने देखा, ये तितपाती जो आप बता रहे थे, हाँ, तितपाती। ये तितपाती हाँ ये एंटी मॉस्किटो जो हमारे वहाँ पहले ना। हाँ, ये इसमें एक वो होता है, कंपाउंड होता है, आर्टिमिसिनी इसी की एक स्पीसीज से निकलता है। जी जी। और बिल्कुल वो मच्छरों को भगाने के उपयोग में भी बड़ा है। और पहले हमारे गांव के लोग जानवरों में मच्छर भगाने के लिए बरसात में हाँ, उसमें उपयोग करते। जी, 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 जी। और उसके अलावा ये हिसालू अभी अब हिसालू लगा हुआ, अब तो खिलेगा खिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से। और एक ये मुझे यूपाटोरियम भी दिख रहा है ये। जी जी जी। आजकल ये काला बासिंग काला बासिंग कहते हैं। काला बासिंग। और ये काला बासिंग तो खून रोकने में बड़ा बहुत माना जाता था। ये बिल्कुल बचपन में कटे। हमें भी जब हाँ। लगती थी तो इसका पेस्ट बना के वहाँ पे लगा दिया जाता था और एकदम से ब्लड जो है उसका रुक जाता घाव था। घाव रुक जाता था। ये तेज पत्ती और ये दालचीनी दिख रही है। तेज पत्ती आप बता रहे थे, ये असम की स्पीसीज है। जी। हाँ बिल्कुल। और बहुत बढ़िया चौड़े पत्ती वाली है। और मसाले के रूप में जो बहुत उपयोग में लाया जाता है। और उसके अलावा ये जो हमारी लोकल है, ये लोकल वाली जो है ये सिन्नामोमम तमाला दिख रही है मुझे। हाँ, इसको कहते हैं, ये वाली मतलब की कड़िया जिसे कहते हैं ना। हाँ, और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे। और एक प्रकार से अच्छा आएगा साधन भी हो जी सकता है जी जी पहाड़ों में। जी जी। इस तरीके से आपने ये अंजीर बहुत अच्छा आपने लगाया हुआ है। ये अंजीर, जी, अंजीर भी यहाँ बहुतायत में पहले होता था। तिमुली जिसे हम यहाँ कहते हैं। तिमुल, पहाड़ी में हमारे तिमुल कहा जाता है इसको। जी। और अभी के सीजन में बहुत इसको खाते हैं लोग, बिल्कुल, सब्जियाँ इसमें बनती हैं। बिल्कुल मल्टी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। जी, 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 से बहुत लाभदायक है। पेट के रोगों के लिए तो बहुत ही बहुत लाभदायक बहुत बहुत रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो ये हमारा ये शहतूत का, सहतूत का, ये शहतूत आपने लगाया हुआ है। सहतूत हमारे पास 3 प्रकार का है। जी 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 जी। और शहतूत दिख रहा है। ये हल्दी आपने, और ये आपको पता होगा, इसको कहते हैं निनोनी। देखिए पकने वाली भी ये है। सोलेनम की स्पीसीज लग रही है मुझे ये। जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो ये टमाटर जो फैमिली से आता है ये। जी। बिल्कुल। और ये हल्दी आपने लगाई हुई है। हल्दी 2 प्रकार की है, एक तो सफ़ेद वाली है, एक तो बड़ी ये जो हमारी पहाड़ी हल्दी है, पहाड़ी, ये पीली वाली। जी बिल्कुल। और एक रेड कलर में आती है थोड़ी जड़ी, ये मूसली, सफ़ेद मूसली है, जो प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जानी जाती है। ये गिलोय। गिलोय का जो लगाया हुआ है, रक्त शोधक के रूप में जी काम जी करता है ये जी गिलोय। जी जी। और ये शहद आपने लगाया हुआ है। शहद हमारे घर का है। एक्सट्रैक्टेड खुद का होगा हाँ, आपने, खुद का यहाँ की घर की किया हुआ है। मधुमक्खियों का। और आपकी खेती बाड़ी का पूरा सामान मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और वाकई में- इधर हम नेचुरल तरीके से जो सब्जियाँ उत्पादन करते हैं। अभी देखो पेड़ में पक रहा है ये टमाटर। और इधर आपको ये एक पुनर्नवा आपने देखा होगा, पुनर्नवा है। पुनर्वा का पेड़। हाँ। जी 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 जी। ये पुनर्नवा है। बाकी ये तो पुदीना भी आपने लगाया हुआ, धनिया, पुदीना है। और उसके मिंट तो अलावा आजकल गर्मियों के लिए तो बहुत। ये हमारे वहाँ कहते हैं कैरुआ, पता नहीं इसको आप क्या कहते हैं। कैरवा, हाँ, एक कैरवे का बहुत बहुत कड़वा होता है। ये डायबिटीज के लिए बहुत उपयोग में लाया। हाँ, बहुत डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है। और ये जब सॉफ्ट होता है ना, जी। नए नए कलियां जब आती है तभी इसको खाया भी जाता है। हाँ, तभी खाया इसमें जाता तो फिर बाद में कांटे हो जाते हैं। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया ये आपने लगाया हुआ है कैरवा। डायबिटीज के लिए तो बिल्कुल। ये कोयरल कोयराल ये तो अभी आजकल ये फूलने लग गया, देखिए। इसका रायता और इसका अचार वगैरह बना के यूज किया जाता है। जी हाँ। और ये गेठी जी। गेठी भी अपने आप में एक पूरा मिनरल से भरपूर है। और उसके अलावा जो तरुड़ है ये, तरुड़ तो अभी थोड़ा इसका सीजन अब चला जाता है। हाँ, अब चला गया। हाँ, लगाए। और ये जमीर, विटामिन सी से जमीर जी। इसका जो चूक बनाया जाता है। अभी के टाइम पे तो बहुत बढ़िया गर्मियों के। बहुत बढ़िया गर्मी के लिए चूक। आप इसको रख दीजिए निकाल के तो काफी समय तक वो चल भी जाता है। जी। खराब भी नहीं होता है। और उसके अलावा पपीता भी हम यहाँ पैदा कर रहे लगाया है हैं। आपने। और आंवला अभी 2 प्रकार का, देखिए मेरे जो बड़ा हाइब्रिड आंवला है ना आपके, तो विटामिन सी से भरपूर हुआ। हाँ, ये पंतनगर वाला वैरायटी है।
जी 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 जी। और जो छोटा है ये हमारे हमारे पहाड़ की वैरायटी, छोटा आंवला ये पहाड़ की। आप ये सेराघाट से नीचे को ऊपर को आइए ना, हाँ हाँ हाँ। गणाई गंगोली के बीच में आंवले के वैसे पेड़ लगे हुए काफी दिख जाते हैं। और ये पिनालू गडेरिया भी। तो ये बढ़िया लगा मुझे ये सब देख के, और मैं बहुत प्रसन्न ये सब चीजें देख के कि आप इतने इंटीरियर में रहते हुए सब काम कर रहे हैं। तो सर ये हमारे एक ही बगीचे में आपको एक ही जगह मिलेगा। मैंने पूरा इस पर आज 30-40 सालों से काम कर रहा हूँ, और एक ही हम बगीचे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी मैं ला नहीं पाया जल्दीबाजी में। नहीं, ये इतना भी और हमारे आज की पीढ़ी को सीखने लायक है कि वो कैसे अपने ज़मीन से जुड़ाव रखते हुए इन सब चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं, जी। उनका कृषिकरण कर सकते हैं। अब मेरा भी ये मानना था कि जब आज हम गुमानी जी के जन्म जयंती की बात कर रहे हैं, जी जी। और गुमानी जी ने उपराड़ा में रह के थातिन में उत्तम उपराड़ो छो और हिसालू काफल किनमोड़ी की बात करी, तो मैंने सोचा कि क्यों न इसी चीज़ को दिखाया जाए। नहीं, बिल्कुल। तो एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगा दी। तो कैसा लगा आपको, बहुत बताइए। अच्छा लगा है, और शुभकामनाएं आपको, आगे भी ऐसे आप काम करते रहें। मैं लगातार बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रदर्शनी लगाते रहता हूँ। इतना बढ़ गया था। और इधर आलू पूरी की जो तैयारी चल रही है उसमें भी सब लोग लगे पड़े हैं। देखो आलू छिलाए जैसे ले जा रहे हैं इधर। और जय हो बंदे जी, नमस्कारम। सर जी नमस्कार। कैसा लग रहा है? जहाँ इतने देवता उपस्थित है, कार्यक्रम तो बढ़िया बना है। जय हो देवता। गुरु जी पानी टपकते रहता है, वहाँ पर लगा हुआ वहाँ पे है। इतना फ्लेवर तो नहीं है, लेकिन है ठीक है। नहीं, आपके बेरीनाग में तो और बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। रामनगर भी लगाया है। अच्छा, रामनगर में तो कम फ्लेवर। रामनगर भी लगाया है। पकौड़े ऑन सीजन। इसको हमारे वहाँ जब दाल में तड़का लगाते हैं तो इसका ऐसा किया जाता है, बस ये किया और एक डाड़ू में घी को थोड़ा उबाला और उसके बाद डाड़ू में इसको डाल दिया, तो ये इसका तड़का होता है। ये झोले भी हम अभी आप इसकी सेंट देखिए कितनी बढ़िया सेंट। यहाँ तो बहुत बढ़िया अरोमा है जो वहाँ से लाते और ये वाला जो धुआं है, जो भी जितने प्योर शाकाहारी, मतलब शाकाहारी का मतलब क्या है कि जो एकदम वैष्णवा नाम जो जिसे कहते हैं, वो लोग इसको प्याज की तरह, इसके नीचे भी प्याज जैसा होता है, लेकिन ये प्याज नहीं है, इसे कहते हैं धुआं। तो इसको भी आप ये मैं मुंशियारी से लेके आया। ये वाला मुंशियारी सुखाया हुआ ना, वो ये है सर, ये है वो छाया में सुखा दिया तो इसकी गंध ज्यों की त्यों रहती है। ये है गिठी। गिठी तो आपने खाई है। नीचे वो तरुण हो गया, ऊपर ये फत्ता था, तो पका के इसको हमने। उसके अलावा जमीर तो आपने देखा ही है। ये हमारे वहाँ रामबाण दवा है, वैद्य जी लोग जानते हैं इसके बारे में। आजकल तो पेट के लिए, इस गर्मियों में और उसी के लिए ले जा रहा हूँ इसको, सर्दी खांसी के लिए। डिवॉर्मिंग करवाओ या वो जो आपके यहाँ से ले जाके नहीं बनाया था मैंने 4-5 साल पहले। उसके अलावा मैंने 2 किस्म का आंवला, ये तो हमारा पहाड़ी आंवला है, ये तो बेहतरीन है, लेकिन एक आंवला जो पंतनगर वाला है, इसको मैंने पैदा करने की कुछ यहाँ तैयारी करी है। 3-4 पेड़ लगाए, ये वाला तो कुछ ऐसे। और इसके अलावा ये आपने देखा होगा, ये हमारे वहाँ होता है, आपके वहाँ कचनार। अब कचनार और इसमें अंतर है क्या गुरु? ना ना बिल्कुल नहीं, उसका कोयराल जो हुआ अपभ्रंश हुआ, कचनार आयुर्वेदिक नाम हुआ। कचनार घनसत, कचनार साहित्यिक नाम भी हुआ। नहीं, तो जो कहते हैं कि आपके वहाँ तराई की तरफ जो कचनार होता है वो अलग होता है, ये हमारे वहाँ असल में वहाँ हमारे यहाँ तो बड़ा जैसा होता है। नहीं, अधिकतर लाल फूल और सफेद फूल होता है। उधर वाला जो है उसमें लाल फूल पिंक ज्यादा होता है वो, और ज्यादा उसका आकार बड़ा। हमारे बगीचे के किनारे पे है। तो हमारे वहाँ इसकी सब्जी, रायता और सुखा करके बहुत सारा इसका जो अचार निकलता है, घाव से बहुत निकलता है, वो भी औषधि। किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं शिष्ट हो और वो शिष्ट, लोग कैंसर कह दिया वो लोगों ने, तो कचनार के जो मोटी कचनार गुग्गुल जो आता है, हाँ, ये ना हमारे यहाँ जो कचनार का पेड़ है कोयराल का, उसकी मोटी छाल बाहर से लाए और उसको उबाल करके आदमी को पिलाते रहो। कैसा ही शिष्ट है, शरीर के भीतर का है बाहर का है, गल जाए। इसकी हाँ बिल्कुल। और किसी को जो खाप हो जाती है, मुंह में अंदर दाने, वह कचनार की पत्तियों को 2-3 दिन उबाल करके कुल्ला करे, भाषा नीट एंड। तो इतनी सारी जो हमारे वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, एक्चुअली हम भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो आज हमारे जितने भी प्रोफेसर लोग साहिबान जो भी यहाँ आए हैं, उनसे हमें जानने का भी मौका मिलेगा, इसीलिए हमने प्रदर्शनी। असल में
जिन को याद करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, पंडित लोकतंत्र पंत गुमानी, उनकी क्योंकि पूरी जो वंशावली थी वो वैद्यों की थी। उनके पिता, उनके दादा, ठीक, वैदुड़ा हुआ है, आयुर्वेद है। ज्ञान भेषज जी में क्या है, वो क्या कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि और शरीर के रोगों की शुद्धि। तो श्लोक का जो पहला अंश होगा वो आत्मा की शुद्धि से संदर्भित होगा, जैसे राम की सेवा करिए, मन और विचार शुद्ध होंगे, ठीक। अब वो कह रहे हैं बाद में उसी चीज को कि इस जड़ी बूटी को कूट करके इसका काढ़ा बना करके पीजिए कि खाल में जो भी रक्त विकार आ गए वो शुद्ध हो जाएंगे। वो किताब में आपके लिए लाया हूँ। इधर एक आत्मा के विकार की बात करी, अंदर एक से शरीर के विकार की बात, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। तो इसीलिए देखो ज्ञान भेषज जी मंजरी है ना, उसका नाम ज्ञान भेषज मंजरी, तो गुमानी जी ने उसको लिखा जी की पुस्तक, मैंने थोड़ा पढ़ा है उसको कभी कभी। तो मैं आज जो लाया हूँ प्रति आपको दूंगा उसे। हाँ। तो अब उससे क्या होगा, आप एक एक जड़ी बूटी को आप जान रहे हैं। हाँ। तो उस जड़ी को आप दिखाएंगे। जो पहला श्लोक है, क्योंकि कवि जो है हमारे आलोची कवि, वो मूलतः राम भक्त हैं। हाँ। बहरहाल जितने भी देवी देवता थे वहाँ पर हम उनको धार्मिक सहिष्णु कहेंगे। सभी देवी देवताओं की उन्होंने वंदना की है, लेकिन मूलतः वे राम भक्त हैं। तो अब वो ये कहेंगे पहले श्लोक की पहली पंक्ति में कि अगर राम का व्यक्ति ध्यान करे और राम के आदर्श को अंगीकार करे तो उसके आत्मा पवित्र हो जाएगी, आत्मा में शुचिता आ जाएगी। फिर वो दूसरी जड़ी का नाम लेंगे कि और इस जड़ी को कूट पीस करके मैं इस अगर तक इसका कही जाओ पहली उन्हें जो ये कही थे ना, हिसालू की जात बड़ी रिसालू, जहाँ जाची उधेड़ खांची, ये बात को बुरो न मानो, दुदियाल गुरु की लात यहाँ पहाड़ी में भी कहा है, उधर संस्कृत में भी कहा है, दुदियाल की लात सहनी पढ़े जी, मतलब उधर उन्होंने संस्कृत में भी इस बात को कहा। तो पंत जी, मैं ये सब जो जड़ी बूटियाँ या हमारे खेत खलिहान में होती है, और विशेषकर मैं अपने बगीचे में इनको रोपण किया हूँ एक ही जगह पे। तो आज इस संगोष्ठी के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी, आपके छात्र यहाँ पे आए हैं, उनको भी जानने का ये मौका मिलेगा, और अगर उनकी जिज्ञासा रही तो वो लोग भी इसको देखना सुनना चाहेंगे। असल में आज का जो बीज वक्तव्य है प्रोफेसर उमा पाठक जी, उन्होंने जितना काम गुमानी जी पर किया है, तो मुझे ये लगता है कि उनसे पहले, उनसे आगे गुमानी जी पर बोलना शायद सूरज को दीपक दिखाना होगा। गाँव में, खेतों में, सब जगह कचनार का पेड़ खूब ये इसमें गुफले लगे हैं, ये फूल बनने की तैयारी में है। और आप कचनार की पत्ती का आकार देखेंगे जैसा हमारे दिल का आकार होता है, लगभग कचनार की पत्ती का आकार उसी तरह का है। तो हमें प्रकृति बता रही है कि आपके हृदय के किसी भी रोग के लिए हमने, प्रकृति ने ये कचनार का पौधा आपके इर्द गिर्द तैयार किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी इन गुफलों का अगर आप उबाल करके रायता बनाएंगे, इतना स्वादिष्ट रायता होगा। सब्जी खाएंगे, सब्जी नहीं, पहले रायता। हाँ, पहले रायता, क्योंकि रायते की तासीर ठंडी होगी जी, और सब्जी की तासीर मसालों के साथ थोड़ी बदल सकती है। अब इसके बाद जब इसके फूल हो जाते हैं, इसके भीतर कीड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी में फूल उबाले, बाहर निकाल करके चाहो तो मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस कर वैसे ही खा लो, या सब्जी के साथ खा लो, या सब्जी के साथ जो है उसको सलाद मान करके खा लो, क्योंकि इसके फूल लगभग 2 या 2.5 महीने ही रहते था। जब हमारे गांव भरे पूरे थे तो ये ज्ञान परंपरागत रूप से पीढ़ियों के बीच में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दादाजी ने गलत नहीं कहेंगे, फिर दादाजी से पिताजी ने सुना तो वो भी गलत नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमें किसी आयुर्वेदाचार्य से या किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। और आज जब से सूचना क्रांति हुई, फेसबुक या ज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र जब दिख रहा है, जिसे कुछ नहीं आता है वो भी आकर के किसी जड़ी बूटी में ज्ञान देने की बात करने लगता है, तो तब ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति बन जाती है कि यार इसको ऑथेंटिक माने भी या नहीं माने। आपका कहना, और आज का दुर्भाग्य मैं बताऊं कि जो आयुर्वेदाचार्य हैं, औषधालयों को संभाल रहे हैं, अगर आप उनसे पूछ देंगे कचनार का पेड़ नज़दीक से देखा है, वो कहेंगे नहीं देखा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी के लिए, बाद में बात करते हैं।
हरड़ के बारे में देखिए ना, जो अभी आप जंगी हरड़ की बात बता रहे थे, हरड़ के दाने के भीतर गुठली बनना प्रारंभ न हुई और उसे ला करके उबाल करके फिर सुखा करके रख देते थे। और हमारे पूर्वज जानते थे यस्य माता गृहे नास्ति, जिस बच्चे की घर में माँ नहीं है या माँ बच्चे को छोड़ करके चली गई है, तस्य माता हरितकी, उसकी माँ हरड़ है। हरड़ को पत्थर में यूं घिस करके, अब बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, अगर आप उसको देंगे उसमें कसैलापन होता है, तो जानकार माताएं क्या करती थी, अंगुली से उसके तालू में यहाँ ऊपर चिपका देती थी। अब वो बच्चा चूस रहा है, चूस करके पेट में जा रहा है। और हरड़ जो है वो सबसे पहला घटक है जो हमारे लीवर को और हमारी आंतों की मरम्मत करता है। फिर उसमें बरड़ हो गया, फिर आंवला हो गया, आंवला तो फिर आंवला ही हुआ, फिर वो त्रिदोष को शमन करने वाला हुआ। अगर अब दूसरा क्या है, व्यक्ति जिस पर्यावरण में पैदा होता है उसको वही की जड़ी जो है सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अच्छा, तो आप लोग बेरीनाग महाविद्यालय से आए? अच्छा, तो देखते हैं हमारा चैनल कभी? सही में? क्या अच्छा लगता है आपको उसमें? जो आप ये बताते हो। और आंटी भी अच्छी है। आंटी क्या बताती है? मेरा बताना तो छोड़ो आप। पहाड़ी में बताऊँ जो फल लगते तुम्हें? आज की दिन से, की बाहर से, की तीज से, की ध्यान। अच्छा लगता है। तो बेरीनाग से आप आई हैं, बहुत अच्छा। और बेरीनाग मेरा नैनीहाल है, बेरीनाग में मेरा ससुराल भी है, ठीक। और आप लोगों का स्वागत है हमारे उपराड़ा गांव में। तो इस जो ये चीज़ें हैं इसके बारे में जानते हो कुछ आप? सबके घरों में होती हैं लगभग। आयुर्वेदाचार्य है, पहले तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, क्योंकि आयुर्वेद की सारी किताबें संस्कृत में लिखी हैं। दूसरा, नमस्कार। पछाना लाइट साहब, मैं गिरीश, आपको गाँव लाड में मिले छो, गिरीश जजुटवाल। जब आप एक विमार है ना, हम दियादी क्लास पहले प्राइमरी पाठशाला। यूट्यूब में। तो यहाँ सभी आगंतुक लोग आने लग गए हैं। अच्छा, बेरीनाग कॉलेज से। पंत जी ने बहुत बार देखी होगी, अब ज़्यादा कहाँ देख पाएंगे। देखो कितने पेड़ हैं? इसके 3-4 पेड़ हैं। ये काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ। नहीं तो नवा का रूप है। प्रदर्शनी मैंने यहाँ पे लगाई है, आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा कैमरा भी लगा। जी, आप लोगों को बता दीजिए। जी, जोशी जी कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर PM पांडे सर से इस कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति चाहूंगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग गनाई गंगोली और राजकीय महाविद्यालय गंगोली हाट के ग्राम विकास समिति एवं गुमानी होली उत्थान समिति के सहयोग से आज ग्राम सभा उपराणा में पंडित लोकरत्न पंत, जिनका नाम गुमानी पंत भी के नाम से जाना जाता है, आज हम उनके जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर उमा भट्ट में, साथ ही साथ मैं प्रोफेसर सिद्धेश्वर कुमार सिंह सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गनाई गंगोली को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप सर अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ मैं प्रोफेसर GC पंत सर, जो कि राजकीय महाविद्यालय मालधर चौड़
में है, मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपना स्थान, सम्मानित स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर पी.एम. पांडे सर से। इसके साथ ही साथ मैं हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ मैं श्री भास्कर स्थाना जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आकर अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ मैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो कि गुमानी होली उत्थान समिति के सचिव हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रोफेसर जी.सी. पंत सर और आप सभी मंचासीन जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पंडित लोक रत्न पंत गुमानी पंत के नाम से मशहूर थे। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमा भट्ट मैडम एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ गुमानी होली उत्थान समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो सभी लोग मंच पर आकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। गुमान जी से कह दिया उपराड़ वाला भल कर गया आज। पंडित लोक रत्न पंत जी, जो जिनका पैतृक निवास स्थान यही इसी गांव में है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज उसी गांव में उनके पैतृक निवास स्थान पर हम सभी लोग उनकी जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ लोक साहित्य में उनका योगदान जो रहा, आप सभी लोग हमारे बीच बहुत उद्भट विद्वानों का संगम हुआ है। आप सभी लोगों के विचारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। क्या क्या रही इस स्थितियों में भी उन्होंने लोक साहित्य को, ज्यादातर जो लोक साहित्य रहा उसको उन्होंने अपने संस्कृति से जोड़ते हुए उनके योगदान के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर उमा भट्ट मैडम का पदार्पण हुआ है। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में सृजनशीलता और एक रचनाकार भी हम कहें प्रोफेसर सिद्धेश्वर कुमार सिंह सर, साथ ही साथ साहित्य के उद्भट विद्वान प्रोफेसर जी.सी. पंत सर, हम सभी लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो आप सभी लोग आपके विचारों को श्रवण करेंगे। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमा भट्ट मैडम से अनुरोध करता हूं कि आज के इस जयंती पंत जी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पंडित लोक रत्न पंत जी के जीवन शैली और जीवन के जो भी रचनात्मक उनकी गतिविधियां रही हैं, उनके विषय में हम सभी लोगों का, उनके विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर हम सभी लोगों का ज्ञान वर्धन करेंगी प्रोफेसर उमा भट्ट मैडम। जयंती के समारोह में आए हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। काफी समय हो गया जब से मैंने मंच पर आकर बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। हालांकि बहुत समय तक मैंने मंचों पर बहुत बोला है और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर बोला है, लेकिन अब छोड़ दिया है। पता नहीं
मैं यहाँ आई हुई थी और जब मैंने देखा यूट्यूब में कि कोई प्रोग्राम होने वाला है जिसमें मैं ही मुख्य वक्ता हूँ, तो फिर मैंने खोजबीन शुरू की तो पता चला हाँ ये सच है। और फिर मुझे मना करना या अस्वीकार करना अच्छा सा नहीं लगा, तो मेरे बोलने में बहुत रुकावट हो सकती है, मैं प्रवाह में बोलना भूल गई हूँ, इसलिए आप लोग क्षमा करें। आज सुबह जब मैं प्रतीक्षा कर रही थी जयन पंथी की कि वो आएंगे और फोन करेंगे कि चलना है, तो मैं थोड़ी देर बैठी थी तो मैंने ऐसे ही फेसबुक में देखा, तो खोलते ही एक पोस्ट मिली सुरेश पंत। सुरेश पंत इसी गांव के हैं, आप टाड़ा के लोग तो जानते ही होंगे, इसी गांव के हैं और इत्तेफाक से मेरी बुआ के लड़के हैं। उनकी माँ हमारी बुआ है, वो यहाँ नहीं पले हुआ जितना कि वो हमारे गांव बिहार में रह करके बने बचपन में, और वहीं से फिर लखनऊ चले गए और नौकरी के लिए दिल्ली चले गए। भाषा के बहुत जानकार हैं, एक ही भाषा नहीं बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं, और फेसबुक पर बहुत अच्छी पोस्ट उनकी आती है भाषाओं पर। उनकी 3 किताबें भी आई हैं भाषा के साथ साथ, भाषा के बहाने के साथ साथ इस तरह से किताबें भी आई हैं। गुमानी पर भी उन्होंने उत्तरीय का एक अंक निकाला था, एक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की थी 1900, वो बहुत पहले से करते थे, 1980 से कर रहे थे। 1990 में उन्होंने उत्तरीय पत्रिका का एक अंक निकाला था। गुमानी ये है कि उन्होंने लिखा है कि गुमानी जी का पहला शताब्दी समारोह 1890 में अंग्रेजों ने एमजी स्कूल अल्मोड़ा में मनाया। ये जानकारी तो अभी तक कहीं प्रकाश में नहीं आई, और जिसमें छाना गांव के देवीदत्त पांडे को गुमानी जी की बिखरी हुई रचनावली के संग्रह और प्रकाशन का काम सौंपा था। ये जो देवीदत्त पांडे हैं ये गुमानी की बेटी के बेटे और छाना गांव के निवासी। गुमानी कवि द्वारा विरचित संस्कृत एवं भाषा का ये संकलन का नाम है जो देवीदत्त पांडे जी ने तैयार किया। तो ये किताब 1897 में प्रकाशित हुई। 1846 में गुमानी की मृत्यु टाड़ा गांव में, और 1897 में देवीदत्त पांडे ने ये संकलन तैयार किया। आज हमारे सामने जितनी भी रचनाएं गुमानी की हैं वो इसी संकलन में है। ये संकलन इटावा से प्रकाशित किया गया, और फिर ये युवाओं के कई जो विद्वान लोग थे उनके घरों में ये मिला, कई जगह मिला। 1890 में मनाई गई क्योंकि 1790 में उनका जन्म हुआ था। अब ये 1790 और 1791 में भी थोड़ा मतभेद बदल जाता है, और विक्रम संवत ये मार्च अप्रैल या मार्च अंत में बदलता है। तो गुमानी जब पैदा हुए तो सन तो बदल गया था, विक्रम संवत नहीं बदला था, इसलिए उन्होंने कहा कि 1791 लग लगी। आज ये कहा जा रहा है कि 235वीं जन्मतिथि है, तो इसलिए कि 1791 को जन्मदिन माना गया है। ये सवाल सुरेश पंथी ने भी उठाया कि अब तो विद्वानों में इस तरह का विवाद तो चलता ही रहता है, और आजकल ज्यादातर लोग 1791 को गुमानी के जन्म का मानते हैं। इस इलाके के उत्तराखंड के कहना चाहिए कई विद्वानों ने जब अपनी भाषा, अपना लोक साहित्य, विशेषकर लोक साहित्य की खोज की और लोक साहित्य के संकलन प्रकाशित किए, तो उस समय गुमानी की ओर भी ध्यान दिया। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर त्रिलोचन गांधी जी ने गुमानी को प्रकाश में लाया। उन्होंने अपनी किताब कुमाऊं का भाषा और साहित्य है, उसमें उन्होंने गुमानी का जिक्र किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और भी जो शोधकर्ता थे, रिसर्च स्कॉलर थे, उन लोगों ने गुमानी पर लिखना शुरू किया। और जैसे
पांडे जी ये तो कुमाऊनी के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे। इनका एक लेख छपा था गुमानी की काव्य कला पर, या डॉक्टर भगत सिंह इन्होंने एक किताब रिसर्च जो इन्होंने की थी उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य को पूर्वांचल की देन। उसमें इन्होंने एक पूरा अध्याय गुमानी पंथ पर लिखा था। ऐसे ही सुरेश कंठी ने 1990 में उत्तरीय का पूरा अंत संदर्भ में भी और हम सबके ज्ञानवर्धन के लिए भी ये उनका योगदान रहा। उन्होंने गुमानी की सारी रचनाएं उससे वो करके छपवाई। ये 1997 में छपा है कैलाश चंद्र जी का, और इसका नाम है गुमानी ग्रंथावली। इसमें इन्होंने कुछ चीजें और जोड़ी, एक राम सहस्त्र गणदंडक इसमें जोड़ा और कुछ मैं कल कुछ एक किताब छोटी सी मैंने भी लिखी है, तैयार की, लोक रत्न गुमानी करके साहित्यकार जी ने इसको छापा। ये बहुत संक्षिप्त है, इसमें साहित्य तो उतना नहीं है लेकिन समीक्षा थोड़ी बहुत गुमानी के बारे में है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हम किताबें लिखते हैं, बहुत लोग किताबें लिख रहे हैं, अपनी किताब में भी लिखा है, मैं कहती भी हूँ कि गुमानी मूलतः संस्कृत के कवि जाती है। इसके आधार पर आप विचार और बढ़िए, ये तो है, लेकिन गुमानी ने जो समस्या पूर्ति काव्य लिखा उसकी विशेषता ये है कि उसमें एक पंक्ति संस्कृत की है और एक पंक्ति हिंदी की अनेक लोकोक्तियों को उन्होंने किया, और उन दूसरी पंक्ति लोकोक्ति है और पहली पंक्ति जो हुई वो संस्कृत। कोई दृष्टांत, पहली पंक्ति संस्कृत है, दूसरी पंक्ति कुमाऊनी, पहली पंक्ति संस्कृत है, दूसरी पंक्ति नेपाली। तो इस तरह से संस्कृत, हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली, इन चार भाषाओं का मिश्रण समस्या पूर्ति काव्य है। और उसमें जो दृष्टांत है वो पुराणों के दृष्टांत है। पुराण या जो महाकाव्य है वे हमारे तमाम साहित्य का क्या है, स्रोत, आधार। मतलब जैसे रामायण की कहानियां हैं, भारत की कहानियां हैं, भागवत की कहानियां हैं, वो हमारे हिंदी साहित्य की बहुत सारा साहित्य है, खासकर मध्यकाल तक उसका आधार वे काम करते हैं। तो उन्हीं पुराणों से या भागवत से या महाभारत से प्रसंग लेकर के पहली पंक्ति संस्कृत में और दूसरी पंक्ति हिंदी या कुमाऊनी या नेपाली में इस तरह का काम है। जो रचनाएं इनकी भक्ति की हैं उनमें एक तो है भक्त विद्या प्रसाद, एक है राम नाम पंच का, एक है गण का मतलब 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर का एक गण होता है। तो 25 गण है एक छंद में, एक पंक्ति में, तो 1000 शब्द है ना, और वो एक ही शब्द बनता है। वो 1000 शब्दों अक्षरों का जो है वो पूरा एक गण बनता है। इस तरह से 4 पंक्तियां हैं और उस 4 पंक्तियों में पूरी रामायण कही। इस तरह से ये किताब है इसमें। तो उस गद्यराज की जो भाषा है, जिन्होंने बाणभट्ट की कादम्बरी थोड़ा बहुत देखी है, कक्षा 12 में भी थी वो, हमारे कोर्स में थी, कक्षा 12 में संस्कृत में थी, कादम्बरी का अंश था, तो वैसा ही गद्य है ना, गद्य वैसा ही है जैसा कादम्बरी में लिखा गया है, लेकिन ये है कि छोटा सा एक पेज का, तो वो तो प्रतिष्ठा नहीं मिली उनको, वो तो नहीं लिया गया, किसी की जानकारी में नहीं। तो जो उनकी गुमानी की रचना शैली है वो संस्कृत के किसी भी उत्कृष्ट कवि से कम नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। देवता स्तोत्राणी में तो स्फुट छंद है, सभी देवताओं की स्तुतियाँ हैं। मैंने हनुमान की स्तुति सुनाने का तय किया है, और गंगारिया में गंगा की स्तुति है। गुमानी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, कालिदास के बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं। यज्ञोपवीत एक बार जल गया तो उन्होंने प्रण किया कि आज से मैं पका हुआ भोजन, और फिर कच्चा ही भोजन 30 साल तक। तो उस दौरान में इधर उधर ऐसा भी हुआ कि जब वे 24 साल की उम्र में अपनी विद्या पूरी करके विद्याध्ययन पूरा करके आए, तो
उनकी माता ने विवाह कर दिया, लेकिन उन्होंने एकाएक कहा इतना ही नहीं है, उनका जीवन एक तपस्वी का जैसा जीवन है, बिल्कुल दार्शनिक जैसी है और ज्ञान वैशिष्ट्य में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका तो गांव ही वैद्यकों का गांव है, वैद्यों का गांव है ना, अब तो नहीं रहा, लेकिन उपराड़ा जो है, उपराड़ा जो अपनी वैद्य के लिए भी जाने जाते थे। तो ज्ञान वैशिष्ट्य मंजरी में पहली पंक्ति में कोई ज्ञान की बात करी गई है और दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में कोई दवा बताई गई है और पहली पंक्ति में कोई ज्ञान की बात करी है, तत्व की बात करी है या दर्शन की बात करी है। इसीलिए इसका नाम ज्ञान और वैशिष्ट्य से भी जुड़ी है, विषय से भी और ज्ञान से भी जुड़ी है। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत रचना है। बताया कि उपदेश शतक भी कहा जाता है, हितोपदेश शतक भी कहा जाता है और ये प्रकाशित भी है। ये 100 संदेश में लिखा हुआ है और बड़ी सरल भाषा में नीति की बातें इसमें कही। एक किताब है दुर्जन, ये बड़ी मजेदार है। इसमें दुर्जनों के बारे में है। उनके नाती यहाँ बेरीनाग में डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंत है बेरीनाग में, दिनेश पंत, वो तारागढ़ पंत के नाती हैं। तो मैं उनके घर गई, उनको लेके गई, तो संग्रहालय पांडुलिपियों का बनना चाहिए और पूरे उत्तराखंड से हम पांडुलिपियां संकलित करें और यहाँ एक संग्रहालय बनाएं। अब हम लोग खुद अपना समय और श्रम दे सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक सहायता है वो कहीं न कहीं से हमें मिलनी चाहिए। अगर आर्थिक सहायता कहीं सरकारी तौर पर कहीं हमें मिलती है तो या फिर जनता के बीच से ही इतना पैसा कर सकते हैं तो तब ये चीज़ संभव हो सकती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो और भी चीज़ें खत्म होंगी। अब लोगों को लगता भी है कि इनकी क्या जरूरत है, संस्कृत की पांडुलिपियों की हमें क्या जरूरत है, लोग यही सोचते हैं ना। तो मैं सोचती हूँ अपना इतिहास, अपना अतीत हमें जानना तो चाहिए। रहता ही है कि क्या 1790 में जिस समय गुमानी का जन्म हो रहा था, 1790 1791, उससे नहीं, ये तो गोरखों का है। दिन दिन खजाना का भार का वो बना ले, तदपि मुल्क तेरो झाड़ी कोई न समझे भाजा, इति बदति गुमानी धन्य गोरखा लोक रत्न लक्ष्मी नंदन जी मिलता है। जो उपराड़ा वालों की वंशावली है, पिछली बार में मांग के ले गई थी हमसे, उस वंशावली में लक्ष्मी नंदन और गोष्ठ में गुमानी ऐसा लिखा है। तो मेष राशि की लोक ये गुमानी कहाँ से आया? कुछ लोगों ने कहा कि वो काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के आश्रय में रहे, इसलिए उनका नाम गुमानी पड़ा। लेकिन ये बात सही नहीं है। गुमान सिंह देव तो बाद में हुए राजा, 1812। गुमानी के समग्र साहित्य का अगर विस्तार से अध्ययन किया जाए, गहराई से अध्ययन किया जाए, तो अभी भी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जिसको भी हम नहीं जान पाए हैं और खोजबीन की जाए। ये देवदास पुराण से है, ये कोमल इसकी भाषा है। क्या परार भागनम संपादनम वल्लकी वादनम कल्पयन्ति जवाद भक्त प्रचारिणी भव्य विस्तारिणी भूयसा हारिणी मंडलाधन्यवाद यत्तनुध्यानतो नाधिगम्यानतो ज्ञानमज्ञानतो मुच्यते तत्पथात् शान सर्वपरम निर्विकार परम प्राप्त सत्परम। ये भारती की एक किसी गंगा की सुनिए जय हरि मुकुट तुहिन कर सहचरी जय हरि पद खज नित जय हरि पद नख जनित तल चले जय जल निधि सती
बाल्य वत्सल्यमति जय भगवती जो अल्मोड़े पर इनका छंद है वो है विष्णु का देवाल उखाड़ा ऊपर बंगला तहाँ धरा महाराज का महल ढवाया बेड़ी खाना तहाँ धरा बल्ले महल उड़ाई नंदा बंगलों से भी तहाँ भरा अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और वहीं उनका बचपन बीता। अपने दादाजी के साथ वो रहे। पिताजी उनके नेपाल देश के यहाँ देवूती पंत नेपाल में राज वैद्य थे। फिर वो उपराड़ा भी आए होंगे क्योंकि चंदों का भी शासनकाल अस्त नहीं था। फिर वो काशी भी गए। उन्होंने मुरादाबाद में उनके चाचा थे हरिकृष्ण पंत, उनसे उन्होंने विद्या प्राप्त की। फिर वो मुरादाबाद में चाचा, फिर वो कलौन आए। कलौन में थे हरिकृष्ण सूरी, कलौन में उनके साथ रहकर फिर उन्होंने पढ़ाई की। फिर बाद में जब वो गए संन्यास लेकर के तो फिर जगह जगह वो और बहुत सुखी और संतोषपूर्ण जीवन नहीं था। वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं था, है ना। 4 शादियाँ हुई ऐसा लिखा है। कमल कुमार पांडे ने लिखा है 4 शादियाँ हुई। अंतिम शादी काशीला से और 2 बेटे थे, लेकिन दोनों बेटों में बड़े बेटे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती। उसको उन्होंने अपनी संपत्ति से छूट दिया। छोटा बेटा 6 महीने का था जब कुमारी की मृत्यु हुई। तो इस तरह से उनका जो जीवन था वो बहुत सुखी नहीं था। राजाशाही में रहे, कहते हैं वो नाहन भी रहे, वो अलवर में भी रहे, वो पटियाला में भी रहे। इन सब जगहों के राजाओं की स्थिति में उन्होंने काव्य रचना भी की, लेकिन वो रचनाएं उपलब्ध नहीं थी। तो कैसी जिंदगी थी और क्या उनकी इच्छाएं तो क्या है, पहाड़ी सभी समझते ही हैं। उन्होंने गुमानी तो कोई भी हो सकता था। मैं ना सिर्फ कहना चाहता कि जैसे इन्होंने कहा कि 1990 में बैठक करें, 1890 में बैठक जन्म शताब्दी समारोह हुआ, 90 में भी हुआ दूसरा। लेकिन उसके बाद अगर निरंतर ये परंपरा मतलब जन्म शताब्दी गुमानी की जयंती मनाने का जो है 2012 में मुझे भी आई थी, लेकिन फिर तो मेरा कहना ये है कि कोई भी काम जब तक एक निरंतरता नहीं प्राप्त करता उसका बहुत महत्व नहीं रहता। आप लगातार किसी चीज को कर रहे हैं तभी वो चीज एक अपनी जगह बनाती है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत को रुकने नहीं देना। इसके लिए हम स्थानीय, मैं भी अपने को स्थानीय ही मानती हूँ, हम स्थानीय लोगों की जो जिम्मेदारी है हमें भी इसको नहीं भूलना चाहिए और किसी न किसी रूप में गुमानी की स्मृति को बनाए रखना चाहिए। कोई स्मारक बने या कुछ बने उस पर विचार हो सकता है। मैं आप सबके प्रति तो मित्रों, आपने देखा गुमानी जी के जन्म महोत्सव का कार्यक्रम। इसका ब्लॉग लंबा हो गया, शेष भाग आप कल ज़रूर देखिएगा। और प्रोफेसर उमा भट्ट जी द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और एक किताब मेरे हाथ में है कमल कुमार पांडे जी द्वारा लिखित, और उन्होंने इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो इस पर उन्होंने भी बहुत सारी विस्तृत चर्चा की। बहुत सारे विषयों पर बहुत विस्तृत में गुमानी जी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और हमें उसको सुनने समझने का मौका मिला। हालांकि मैं ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया। आप ज़रूर ये पुस्तक कमल पांडे जी की, जिन्होंने गुमानी जी के बारे में बहुत विस्तृत से इसमें लिखा है, तो सभी लोग आप इसको पढ़िएगा। गुमानी का संस्कृत काव्य से ये किताब लिखी गई है। मित्रों, गांव पहाड़ में रह करके और गुमानी ग्राम उपराड़ा में गुमानी जी के जन्म जयंती समारोह में
बहुत सारे वक्ताओं ने और तमाम कॉलेजों के प्राचार्य महोदयों ने वहाँ पर व्याख्यान दिए और हमें भी बहुत सारी चीज़ें सुनने समझने का मौका मिला। और यही सब ब्लॉग के माध्यम से मैं आप अपने दर्शकों और अपने सब्सक्राइबर मित्रों व्यूअर्सों को तमाम लोगों को दिखाने की हमने भी कोशिश की। और आगे आप कल शेष भाग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।